हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए एक बार सभी लोग बता दीजिए मेरा ऑडियो क्लियर है क्या? ओके, गुड मॉर्निंग जगदीश, गुड मॉर्निंग जगदीप, या हाउ आर यू जगदीप? चलिए आप लोग सभी लोग फटाफट कनेक्ट हो जाइए और मेरे को बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ठीक है, चलिए सभी लोग एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए कि सर ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं। तो फिर हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जहाँ से उम्मीद करते हैं डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वी एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। काफ़ी अभी हाईलाइटेड स्कीम है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो दो दिन पहले 12 नवंबर को, अगर आप देखें 2 से 3 दिन पहले भी इसको लॉन्च किया है। तो दिस पर्टिकुलर स्कीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए सभी लोग। और ओके रिपोर्ट, चलिए बहुत अच्छी बात है। द रिपोर्ट इज ओके, तो वी आर आई थिंक रेडी टू गो अहेड। चलिए गुड मॉर्निंग। हाँ चलिए वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन एग्जाम मंच प्लेटफॉर्म। आप सभी लोगों का आपके अपने एग्जाम मंच प्लेटफॉर्म पर वेलकम है। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। और आज के सेशन में अभी रिसेंटली एक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम लॉन्च हुई है और हम जो है चलिए तो दिस पर्टिकुलर स्कीम का इस स्कीम का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ठीक है, ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में है बिटवीन द इन्वेस्टर्स। एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, और इसमें हमें काफ़ी कुछ जो है जानने और समझने को मिलने वाला है। तो द पॉइंट इज दैट कि आखिरकार रिटेल डायरेक्ट स्कीम है क्या, और ये किस तरह से हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और या फिर इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, कौन कौन से इसमें टर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं, उन सभी के पॉइंट्स जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है आरबी के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर्स वगैरह ऑफिशियल्स के साथ जो है ये यहाँ पर वर्चुअल मोड पर, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस रिटेल डायरेक्ट गिल्टेज स्कीम को जो है लॉन्च किया है। आरबी रिटेल डायरेक्ट गिल्टेज स्कीम, इसको आरबी आरडीजी स्कीम या फिर रिटेल डायरेक्ट स्कीम के भी नाम से जान रहे हैं। तो दिस वन इज अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबी रिटेल डायरेक्ट स्कीम। अब सवाल ये उठता है कि आरबी रिटेल डायरेक्ट स्कीम है क्या। आखिरकार इसमें बात हो रही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स कैन एक्सेस इनटू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रिटेल इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक्सेस मिलेगा। कि जो रिटेल निवेशक है, रिटेल मतलब हम लोग, है ना, एक रिटेल कस्टमर होता है, जस्ट लाइक वी आर द रिटेल इन्वेस्टर्स, है ना, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो गवर्नमेंट के लिए या आरबीआई के लिए वो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में हम लोग आते हैं, ठीक है? मतलब आम जनता, जो कॉमन पीपल है ना, जो बचत खाते में पैसा रखता है, आरडी एफडी में जमा करता है, ये सब जो सारे काम करता है, उसको हम लोग रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक्सेस अलाउ कर दिया गया है, और जिसमें जो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इनटू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसमें पैसा डाल सकते हैं। तो अब हमें यही समझना है आखिरकार आरबी की जो ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, इसमें ये रिटेल डायरेक्ट गिल्ड आरडीजी जो है, ये हमको समझना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आखिरकार ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम है क्या, और रिटेल डायरेक्ट स्कीम में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं। अगर आपको आरबी का आरडीजी अकाउंट समझना है, देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, हम लोग आरबी में बैंक खाता नहीं खुलवा सकते। आरबी में किसका बैंक अकाउंट होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट होता है। बट बट समहाउ हम लोग इस रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत जो है, रिटेल डायरेक्ट जो है इसकी जो गिल्टेज स्कीम है, इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसमें, जो है आरबीआई में अकाउंट खुलवा सकते हैं, और आरबीआई की मदद से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इनटू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो बार बार इस पूरे के पूरे टॉपिक में बार बार एक पॉइंट आएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या हिंदी में कहते हैं सरकारी प्रतिभूतियां। हिंदी के न्यूज़पेपर्स अगर आप देखेंगे, तो अब रिटेल निवेशक, अब जो जो है छोटे जो निवेशक हैं, जो एक आम जनता है, वो सरकारी प्रतिभूतियों में डायरेक्ट निवेश कर पाएगी, है ना। तो कुल मिला के बात यहाँ पर आके फंसती है कि आखिरकार ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होंगी। और ये देखेंगे, अगर आप ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आरबी रिटेल डायरेक्ट डॉट ओ आर जी, ये उसकी वेबसाइट है, ये उसका पोर्टल है, जिस पर जो है ये एक्सेस किया जा सकता है ये काम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट आर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? सरकार
हम लोगों को क्यों अलाउ कर रही है, इसमें गवर्नमेंट का क्या फायदा हो सकता है, देश का क्या फायदा हो सकता है और क्या क्या बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो उन पॉइंट्स पर हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिरकार ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं। मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलूं या सरकारी प्रतिभूतियां बोलूं तो द थिंग इज सेम, दैट इज गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर इसी को हिंदी में जो है सरकारी प्रतिभूतियां कहते हैं, सरकारी प्रतिभूतियां। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियां। तो आपको स्कीम को समझने के लिए आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड का आइडिया होना जरूरी है। अगर आपको बॉन्ड का आइडिया नहीं पता है या गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, तो आपको ये स्कीम बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाली है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को शॉर्ट में जी सिक्योरिटी के फॉर्म में लिख देते हैं और इसी को हम कई बार गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं। सो इफ दिस वन इज कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट बॉन्ड्स तो मतलब सेम ही है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहा जाए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहा जाए, द थिंग इज द पर्पस इज सेम। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहें या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहें, दोनों का मतलब सेम होता है। चाहे हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आरबी की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहें या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स करें, द मीनिंग इज दोनों का सेम है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती क्या है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं कि आखिरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती क्या है। जैसे मान लेते हैं ए नाम का कोई पर्सन है, ए नाम का कोई पर्सन है ना, और वो बी नाम के पर्सन से कुछ पैसे उधार में लेना चाहता है। एक मैं नाम लिख रहा हूं, एक अपना फेवरेट कैरेक्टर हम लोग लेके चलते हैं, कालू राम। कालू राम को क्या करना है, कालू राम को कुछ पैसा चाहिए उधार में, ये मान लेते हैं मोहन से। कालू राम को कुछ पैसा उधार में चाहिए मोहन से। ठीक है, कालू राम को क्या चाहिए, कुछ पैसा उधार में। ठीक, अब देखिए, मोहन अगर जान पहचान का होता कालू राम का तो फिर जो है आराम से पैसे दे देता, रिश्तेदार होता, जान पहचान वाला होता, रिलेटिव होता, फ्रेंड होता, डायरेक्ट उसको पैसे दे सकता, तो ले भाई पैसे ले ले और कुछ समय बाद वापस कर देगा। लेकिन ये बंदा इसको सही से जानता नहीं है। ठीक है, ये बंदा इसको सही से जानता नहीं है, तो ये कहता है कि भाई देख, मैं तेरे पे भरोसा कैसे कर लूं, तू तो मेरे से पैसे मांग ले, अब पता चला पैसे ले ले वापस ही ना करे। तो ये बोलता है देख भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को एक भरोसा दिलाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पेपर तैयार करता हूँ, मैं एक पेपर तैयार करवाता हूँ, है ना, मैं एक क्या कराता हूँ, पेपर तैयार कराता हूँ और उस पेपर के अंदर मैं कुछ सूचना लिखूंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखूंगा। अब ये पेपर के अंदर क्या क्या लिखता है देखिए ध्यान से, कि ए अपना नाम लिखता है कि देख भाई मैं पेपर जारी कर रहा हूँ, जितना पैसा इसको चाहिए ये क्या लिखता है, उसमें पैसा लिखता है, अमाउंट लिखता है। ठीक, सामने वाले को ये कुछ इंटरेस्ट की लालच, ये सामने वाले को कुछ इंटरेस्ट की लालच या फिर ब्याज की लालच देता है। भाई अगर तू पैसे देगा तो तेरे को थोड़ा बहुत जो है ब्याज जो है उपलब्ध कराए जाएंगे, कुछ इंटरेस्ट की लालच देता है। साथ ही साथ ये कुछ टाइम और डेट भी बताता है कि भाई तेरा पैसा मैं कुछ समय के बाद वापस कर दूंगा। ये सामने वाले को ये भी बताता है कि मैं कितने समय के बाद पैसा दे दूंगा वापस। ठीक, और इतना करने के बाद ये यहाँ पर टाइम वगैरह डाला, डेट वगैरह डाला और ए अपने सिग्नेचर वगैरह करेगा और बी से कहता है कि भाई ये पन्ना तू अब अपने पास रख ले, ये पन्ना तू अपने पास रख ले और मेरे को पैसा दे दे, मेरे को पैसा दे दे। तो एक एग्जांपल लेने के लिए, समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि नाम मान लेते हैं, नाम क्या है इसका ए, पैसा इसको मान लेते हैं 100 रुपए चाहिए, पैसा इसको उधार में चाहिए 100 रुपए, है ना। सामने वाले को इसने कहा कि भाई देख तू अगर पैसा देता है तो तेरे को 10% ब्याज में पर मंथ, है ना, पर मंथ मतलब हर महीने तेरे को मैं 10% ब्याज दूंगा और इसने समय भी बता दिया कि भाई तेरा पैसा मैं 2 महीने के बाद वापस कर दूंगा, तेरा पैसा मैं 2 महीने के बाद वापस कर दूंगा। इतनी जानकारी इसने इस पन्ने पर लिखी और ये पन्ना, ये पेपर दे दिया किसको, बी को, और बी से कहा कि भाई तो ये पेपर रख, तो जब 2 महीने बाद आएगा मेरे पास, जब 2 महीने बाद आएगा मेरे पास तो मैं तेरे को ब्याज के साथ तेरे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हमें सिंपल सा पॉइंट ये समझ में आ रहा है कि ये जो पर्टिकुलर पेपर है, ये जो पर्टिकुलर पेपर है ये इसके पास आ गया, है ना, और इसको बदले में पैसा मिल जाएगा। तो जैसे ही ये पन्ना इसको देता है तो बी क्या करता है, बी इसको कालू राम को कितने रुपए दे देता, 100 रुपए देता है। क्यों 100 रुपए देता है भाई, क्योंकि इसने 100 रुपए का पेपर तैयार किया है, ये इसको 100 रुपए दे देगा और ये इसका पेपर अपने पास रख लेगा। अब सवाल उठता है, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को, इससे आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज समझ में आ जाएगी और कभी जिंदगी में, लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या पॉइंट होता है। ठीक, अब यहां पर पॉइंट ये समझिए, अगर मैं बोलूं ए ने पेपर क्यों बनाया है, तो आप सीधा सा जवाब दोगे सर ए ने पेपर इसलिए बनाया है ताकि उसको पैसा मिल जाए। ए ने पैसे लेने के लिए बाजार से, ए से मार्केट से या मार्केट से किसी से पैसा लेने के लिए इस पन्ने को तैयार किया है एज ए सिक्योरिटी के तौर पर, प्रतिभूतियों के तौर पर, है ना। बी ने पेपर क्यों ले लिया भाई, बी ने पेपर इसलिए ले लिया क्योंकि इसको ब्याज की लालच दिख रही, क्योंकि इसको क्या दिख रहा है, इंटरेस्ट दिख रहा है।
ये तो कह रहा है यार बड़ी बढ़िया बात है, इसको 100 रुपए दूंगा और 2 महीने बाद इसका पेपर वापस करके, इसके पेपर को दे करके इससे मैं 120 रुपए ले लूंगा। तो बीवी कहता है यार मेरे लिए भी बहुत बढ़िया है। तो देखिए, जब 2 महीने का समय बीतता है, जब 2 महीने का समय बीतता है तो बी क्या करता है, एक वो क्या कहता है, ले भाई अपना तो पेपर अपने पास रख ले और मेरे को मेरे पैसे दे दे। तो ये क्या करता है, ठीक है भाई, वादे के हिसाब से 2 महीने बाद 100 रुपए इसके और 10-10 रुपए के हिसाब से 20 रुपए ब्याज के बनेंगे। बी को मिल जाएंगे कितने महीने बाद, 2 महीने बाद मिल जाएंगे 120 रुपए। इसको मिल गए 120 रुपए, ए को मिल गया इसका पेपर वापस और हमारा ट्रांजेक्शन पूरा हो गया और हमारा काम कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ये बात देखिए सभी को समझ में आ रही है कि नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, हाँ सर ये पॉइंट हम सभी को अच्छे से क्लियर है। देखिए ये पॉइंट सभी को अच्छे से समझ में आया कि नहीं। अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। देखिए इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, एक बार कमेंट कर दीजिए कि ए ने पन्ना क्यों बनाया था, क्योंकि ए को पैसा चाहिए था। बी ने पेपर क्यों बनाया था, बी ने पेपर क्यों बनाया था, बी ने पेपर भाई इसलिए बनाया था क्योंकि उसको मार्केट से पैसा उठाना था। बी को इंटरेस्ट मिल का फायदा मिल रहा था इसलिए उसने पेपर लिया था। ठीक है, तो दोनों लोगों के यहाँ सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए आई थिंक उम्मीद करता हूं मैं आपको इतने सभी को इतने पॉइंट्स जो है अच्छे से समझ में आ चुके हैं। ठीक है, इसमें ए को क्या बेनिफिट है, हाँ सही बात है, इसमें ए को क्या बेनिफिट है, ए को बेनिफिट ये है कि भाई ए को आज पैसा चाहिए था, इसके पास पैसा नहीं है, इसने 100 रुपए ले लिया। अभी अपना 100 रुपए से 2 महीने के लिए अपनी कोई जरूरतें या अपना कोई काम पूरा कर सकता है। इसको कुछ काम था, इसको पैसे की जरूरत थी, इसको पैसा चाहिए था, अभी घर में किसी का इलाज कराना था या कोई भी काम करना था, ऐसे मान लेते हैं सरफली। तो इसलिए इसलिए इसने पेपर बनाया था। तो ए का फायदा क्या है, ए को आज पैसा मिल गया है 2 महीने के लिए। जब हमें जरूरत पड़ती है हम पैसा बैंक से या फिर कहीं से उधार लेते हैं ना, वैसे इस तरह से इसने बाजार से उधार में पैसा उठाया, है ना। चलिए, तो अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो अब इसी चीज को हम बहुत ध्यान से देखते हैं अगले पेज पर। ठीक है, चलिए इसी पेज पर मैं आपको, नेक्स्ट पेज पर ही मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, जैसे हम लोगों ने एक पेपर बनाया इस तरह का, ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। जब कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा चाहिए होता है, जब कभी भी भारत सरकार को पैसा चाहिए होता है, तो भारत सरकार फोन घुमाती है आरबीआई के पास। ये देखो शक्तिकांत दास साहब, मिस्टर मोदी जी कहेंगे कि शक्तिकांत दास साहब मेरे को 100 रुपए की जरूरत है, आप मेरे लिए 100 रुपए का अरेंजमेंट करिए। तो शक्तिकांत दास साहब क्या कर सकते हैं, या तो 100 रुपए के नए नोट छापना शुरू कर दें, अपने रिजर्व से पैसा निकाल के शुरू दे दें, या फिर बाजार से पैसा उठा सकते हैं। तो जब कभी भी सरकार को पैसा चाहिए होता है आरबीआई से, तो आरबीआई सरकार के बिहाफ पर क्या कर सकती है, इस तरह का एक पन्ना तैयार कर सकती है। जैसे पन्ने में क्या नाम लिखा रहेगा, सरकार के बिहाफ पर आरबीआई नाम लिखा रहेगा, इसमें कुछ अमाउंट लिखेगा आरबीआई, सेम उसी तरह आरबीआई कुछ जो है इंटरेस्ट बताएगा, आरबीआई कुछ इंटरेस्ट बताएगा, है ना। आरबीआई क्या बताएगा, इसमें कुछ टाइम बताएगा, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिग्नेचर वगैरह करेगा और इस पेपर को मार्केट में क्या करेगा, सेल करेगा। मार्केट में क्या करेगा भाई, बेचेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पिछला एग्जांपल लेके चलते हैं। आरबीआई को मान लेते हैं 100 रुपए की जरूरत है, तो नाम लिखा इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कितना पैसा चाहिए सरकार को, मान लेते हैं 100 रुपए चाहिए। सरकार ने कहा कि भाई चलो मैं तुमको 10% इंटरेस्ट पर मंथ दूंगा, 10% ब्याज जो है हर महीने मैं तुमको दूंगा, और 2 महीने के लिए इस पेपर को, 2 मंथ्स के लिए इस पेपर को जो है इशू किया जा रहा है। 2 महीने के लिए मान लेते हैं इन्होंने पेपर जारी किया। अब बाजार में हमारे जैसे बहुत सारे लोग, या फिर जो कंपनीज वगैरह हैं, या फिर जो कंपनीज वगैरह हैं, बैंक्स वगैरह हैं, जिनको पहले परमिशन थी, इंश्योरेंस कंपनियां, बीमा कंपनियां, ये सब लोग क्या करते थे, इस पेपर को खरीद के अपने पास रखते थे। इस पेपर को खरीद लिया आपने अपने पास, और बदले में आरबीआई को हमने क्या दे दिया, वो जो 100 रुपए आरबीआई ने मांगे हैं उसको हमने 100 रुपए दे दिया। मतलब असल में हमने 100 रुपए दे दिया आरबीआई को, और आरबीआई यही 100 रुपए दे देता था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इस पैसे का यूज करती थी। ठीक है, सरकार इस पैसे का क्या करती थी, उपयोग करती थी। जब यहां पर आपका टाइम पूरा होगा, मतलब इस पेपर का जब टाइम पूरा होगा, इस पेपर का मैच्योरिटी टाइम पूरा होगा, तो आप इस पेपर को आरबीआई को दोगे। आरबीआई 2 महीने बाद अपने वादे के मुताबिक आपका पैसा, आपका पेपर अपने पास, अपना पेपर अपने पास ले लेगा, और आपको बदले में क्या मिलेगा, 100 रुपए, और 10-10 रुपए के हिसाब से 20 रुपए जो ब्याज है 2 महीने के, आपको बदले में 120 रुपए मिल गया। इस तरह के पेपर को हम क्या नाम देते हैं, दिस टाइप ऑफ पेपर इज बेसिकली कॉल्ड एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इस तरह के पेपर को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज
या सरकारी प्रतिभूतियों के नाम से जानते हैं। इन शॉर्ट दिस इज कॉल्ड एज जी सिक्योरिटी। इनको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड द गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर द इंस्ट्रूमेंट, दीज आर द डेट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनरेट्स फंड्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द मार्केट। आरबीआई जो है भारत सरकार के लिए बाजार से पैसे इकट्ठा करने का काम करता है और इस फंड के जरिए मार्केट से पैसा लाता है। अब यहीं पर बात है, इस पर्टिकुलर पेपर में अभी तक ये जो निवेश है इसमें जो इन्वेस्टमेंट कर सकती थी वो बड़ी-बड़ी कंपनियां जो हैं, लार्ज कंपनीज हैं, लार्ज बिजनेस हाउसेस हैं, है ना? जो है आपके प्राइमरी डीलर्स हैं, बैंक्स हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। ये सभी लोग अभी इस तरह के पेपर में निवेश कर सकते थे। मतलब एक आम जनता, एक रिटेल इन्वेस्टर्स, हमारे आप जैसे लोग डायरेक्ट इस पेपर को नहीं खरीद सकते थे। मतलब हम लोग इस पेपर में निवेश नहीं कर सकते थे। हाँ, अगर करना था तो मैंने म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दे रखा और म्यूचुअल फंड कंपनी उस पैसे से जाके गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद रही है। लेकिन अब ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है, जिस स्कीम का नाम है, थोड़ा सा स्कीम पर वापस आते हैं। पहले ही बताइए ये पॉइंट सभी को क्लियर है? अगर ये पॉइंट सभी को क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए हाँ सर। गवर्नमेंट बॉन्ड हमें समझ में आ गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझ में आ गया, ये किस लिए जारी किया था ये भी हमें समझ में आ रहा है, ताकि आरबीआई सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए बाजार से पैसे उठा सके। और इस पैसे का प्रयोग जो है वो कहीं ना कहीं सरकार अपने काम के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, या सरकार को कोई भी काम करना है उसलिए सरकार इस चीज को लॉन्च किया है। सरकार मतलब इसलिए ये पेपर जो है बनवाती है आरबीआई से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, इतनी बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। अभी तक इस पेपर को खरीदने के लिए केवल जो बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं या फिर प्राइमरी डीलर्स हैं, कुछ एलिजिबल लोग ही इसको खरीदते थे। जब खरीदने वाले कुछ ही लोग थे, तो इसका मतलब क्या है? इस बॉन्ड में, मतलब इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए जो पैसा है बाजार में वो कम उपलब्ध है। कम उपलब्ध है कहने का मतलब कम लोग इसको खरीदने वाले हैं। सोचिए, अगर इस पेपर को खरीदने के लिए हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स को अलाउ कर दें, जैसे ये आपका बॉन्ड है, ये आपका गवर्नमेंट बॉन्ड है जो आरबीआई इशू कर रहा है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मैं सीधे लिखता हूं ऐसे, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। सोचिए अगर इसको खरीदने के लिए हमारे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो आम जनता है ना, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आम जनता तो बहुत सारी है ना, हमारे पास करोड़ों जनता है, आम जनता जो है। अगर हम इन लोगों को भी अलाउ कर दें कि बेटा देखो तुम लोग भी इस तरह के पेपर में पैसे निवेश कर सकते हो, तो उस केस में क्या होगा? देखिए सरकार ने कहां से दिमाग लगाया है। अगर हम इन लोगों को अलाउ कर दें तो ये लोग भी पैसा लगाएंगे आरबीआई के इस बॉन्ड में, आरबीआई की इस सिक्योरिटी में, आरबीआई की इस प्रतिभूतियों में ये लोग भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जब ये लोग भी पैसा निवेश करेंगे इसमें, तो आरबीआई के पास बहुत सारा पैसा जो है वो आ जाएगा। और आरबीआई के पास जब बहुत सारा पैसा आ जाएगा, सो दैट पर्टिकुलर फंड कैन बी यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार उस पैसे को बहुत बड़े लेवल पर यूज कर पाएगी। सरकार इस पैसे का प्रयोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कर सकती है। सड़कें हैं, हाईवे हैं, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन स्टेशन, कुछ भी जो डेवलपमेंट का काम करना है, सरकार अपने काम के लिए इस पैसे का प्रयोग कर सकती है। अब आप कहोगे सर इसमें इनका क्या फायदा? इसमें इनका क्या फायदा हो रहा है? अरे भाई इसमें इनका ये फायदा हो रहा है, इनको जैसे आरडी एफडी में ये लोग पैसा रखते हैं तो ब्याज मिलता है, वैसे जब ये सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करेंगे तो सरकारी प्रतिभूतियां खरीदते समय जो भी इनसे ब्याज का वादा होगा, जो भी इनसे इंटरेस्ट का प्रॉमिस होगा, वो आपको मिलेगा। और अब आप ये पूछ सकते हैं सर इसमें जोखिम है क्या, इसमें रिस्क है? इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। 99.99% ये पूरी तरह से सेफ इन्वेस्टमेंट है, सुरक्षित निवेश है। कैसे? जैसे आप बैंक में एफडी करते हैं, हाँ अगर बैंक बंद हो गया तो आपका पैसा डूब जाएगा। वैसे ही सरकार ही दिवालिया घोषित हो जाए तो भले आपका पैसा डूब जाए, अदरवाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड में रिस्क इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। कोई भी रिस्क नहीं है। आप इसको सीधे कह सकते हैं कि देश के अंदर कोई सबसे सुरक्षित अगर कहीं पैसे का निवेश है तो दैट इज द दिस वन। अब यहाँ पर जो रिटर्न होता है, वो एफडी से आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा जनरली। एफडी में आपको आज की रेट में अगर देखें तो 5 साढ़े 5% ब्याज आपको मिल रहा है।
यहाँ पर लगभग 6-6.5% आपको आराम से मिल सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ से जो आपको पैसा मिलता है रिटर्न में, अगर आप मेच्योरिटी समय तक, जैसे आपने 5 साल का बॉन्ड खरीदा है, 5 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदे और चुपचाप अपने पास 5 साल के लिए रखे रहिए, आपको हर महीने उसका ब्याज जो बनता रहेगा वो ब्याज मिलता रहेगा। आप अगर मेच्योरिटी टाइम तक, मतलब जितने समय का वो बॉन्ड है उतने समय के लिए अगर आप खरीद के अपने पास रखते हैं, तो आपको वो पैसे पर जितना आपका रिटर्न बनेगा, जैसे मान लेते मैंने 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदा है 5 साल के लिए, तो मेरे को मान लेते 1.5 लाख रुपए मिलना है, मान लेते 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, तो वो जो 1.5 लाख रुपए में जो 50,000 रुपए मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उस पर मेरे को कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो दिस वन इज टोटली टैक्स फ्री, ये पूरी तरह से टैक्स फ्री भी होगा ये बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर मान लो खरीद लिए, बीच में हमें पैसे की जरूरत पड़ गई तो हम क्या करेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, दो तरह का मार्केट होता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर दो तरह का मार्केट होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। एक होता है सेकेंडरी मार्केट। इसको आप थोड़ा सा शेयर बाजार की तरह समझिएगा। मैंने आपको आईपीओ और एफपीओ के बारे में बताया था, या फिर आईपीओ के बारे में मैंने आपको कंपनीज के बारे में बताया था कि कंपनी का आईपीओ क्या होता है। जब कोई सिक्योरिटी पहली बार जनरेट होती, जब किसी प्रतिभूतियों को पहली बार जो है जनरेट किया जाता है, तो उसको हम प्राइमरी मार्केट के अंदर रखते हैं। जैसे जब कोई कंपनी पहली बार शेयर बाजार में लिस्ट होती है तो उसको आईपीओ कहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी इंडिया के हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ ने इंट्रोड्यूस किया है, सबसे बड़ा आईपीओ आया है पेटीएम का। 18,300 करोड़ रुपए का पेटीएम ने आईपीओ लाया है। और कल जो है पेटीएम की शेयर बाजार में लिस्टिंग है। और कल जो है पेटीएम इंडियन स्टॉक मार्केट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों मार्केट में लिस्ट होने वाला है। तो इंडियन हिस्ट्री का, आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ, उससे पहले कोल इंडिया लिमिटेड का आया था 15,000 करोड़ का, ठीक। तो ये आईपीओ आ गया। तो पहली बार कोई कंपनी अपना शेयर ला रही है, पेटीएम अपना आईपीओ लाए, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो हम लोग क्या करते हैं, आईपीओ में अप्लाई करते हैं, लॉट मिल जाती तो हमको मिल जाता है शेयर। आप शेयर रखे रह सकते हैं, या फिर जो शेयर बाजार होता है सेकेंडरी मार्केट, इसमें क्या होते हैं, बायर और सेलर होते हैं। मतलब शेयर को खरीदने और बेचने वाले लोग होते हैं। अब ये बायर और सेलर्स क्या करते हैं, मेरे को नहीं पता मेरा शेयर कौन खरीद रहा है, लेकिन मैं ऑर्डर मैचिंग सिस्टम के थ्रू ऑर्डर मैचिंग सिस्टम के थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, अपने स्टॉक को मार्केट में बेच सकता हूं। तो ये सब लोग मान लेते हैं, इधर खरीदने वाले इधर बेचने वाले, तो हम लोग आपस में आराम से शेयर्स को खरीदते और बेचते रहते हैं, शेयर खरीदने बेचने का काम करते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है। सिक्योरिटीज क्या होती है, खरीदने बेचने का उनका काम होता है। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जब कोई सिक्योरिटी पहली बार आती है तो उसको यहां पर इशू किया जाता है। जैसे आरबी अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करा है पहली बार, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पहली बार यहां इशू होंगी, तो आप इसमें लॉट में अप्लाई करेंगे, आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिल गई तो अच्छी बात है। यहां नहीं मिली तो आप सेकेंडरी मार्केट से भी, जिनके पास पहले से गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो अगर बेच रहे हैं तो आप उसको खरीद सकते हैं। आपके पास है अगर पहले से, तो आप उसको आराम से बेच करके पैसे उठा सकते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में मत फंसिएगा, नहीं पक्का पैसा डूबेगा। डोंट ट्राई टू इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब तक सरकार का क्लियर स्टैंड नहीं आ जाता कि सरकार गवर्नमेंट आपकी क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या करना चाह रही है। तो क्रिप्टो करेंसी पर भी मैं एक वीडियो जो है नेक्स्ट सेशन पे लेते आऊंगा, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी में हाँ, सरकार थोड़ा सा लीनियंस दिख रही है, सरकार थोड़ा सा कह रही है कि चलो अभी बहुत वो कोई बहुत सख्त कानून नहीं लाते, लेकिन पार्लियामेंट में इस विंटर सेशन के अंदर आपको जरूर जो है क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ कुछ बड़ा कानून देखने को मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया कि आरबी का जो रिटेल डायरेक्ट गिल्टेज अकाउंट है, उसकी मदद से देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। आरबी के रिटेल डायरेक्ट गिल्टेज अकाउंट से हम प्राइमरी मार्केट में आरबी से सीधे भारत सरकार की सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकते हैं। दूसरा, जब हमारे पास ये सिक्योरिटी पेपर आ जाएगा, जैसे हम शेयर बाजार से शेयर खरीदते बेचते हैं, वैसे आरबी के प्लेटफॉर्म से हम सरकारी प्रतिभूतियों को बाजार में खरीद और बेच सकते हैं। तो ये एक बड़ा काम हमें देखने को मिलेगा, जो हम बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो, तो अब हम थोड़ा सा स्कीम के बारे में देखते हैं कि स्कीम क्या है। देखिए, इस तरह का आपका जो है आरबीआई का वेबसाइट या पोर्टल आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपको देखने को मिलेगा, पार्टिसिपेट इन द प्राइमरी इशुएंस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आप प्राइमरी मार्केट में इशू कर सकते हैं। मैंने बताया प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जिसमें पहली बार यहां पर आपको देखने को मिलता है। सर उसको, हाँ, उसको लीगल करने के बारे में गवर्नमेंट अभी सोच रही है। इन्वेस्ट इन द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, गवर्नमेंट अपना भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी
सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी गवर्नमेंट लाने की सोच रही है, आरबीआई भी अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर लाने जा रहा है। होल्ड योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डायरेक्टली एट द आरबीआई। सोचिए आप आरबीआई में डायरेक्ट अकाउंट अपना खुलवा करके, है ना, आप अपना रजिस्ट्रेशन करके आराम से आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब और किस स्कीम की हाईलाइट देखते हैं। भारत में पहली बार रिटेल निवेशकों के लिए मौका, दैट मींस वी लाइक अ रिटेल इन्वेस्टर, जो कि सीधे सरकारी बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। चाहे सरकारी बॉन्ड कहा जाए, चाहे सरकारी प्रतिभूतियां कहा जाए, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहा जाए, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, दोनों का मतलब सेम है। इस बॉन्ड को गिफ्ट दे सकते हैं, भाई मेरे पास बॉन्ड है, मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया, आपके पास है, आप अगले ने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, गिफ्ट दे सकते हैं। इसमें कम रिटर्न और जोखिम बहुत ही कम होता है। हर्षद मेहता वाली अगर आपने वेब सीरीज देखा हो, जो है स्कैम 1992, तो उसमें तो है सीधी सी बात है, रिस्क है तो इश्क है ना, रिस्क है तो इश्क है, ये डायलॉग आपने सुना होगा। तो इस डायलॉग का मतलब क्या था, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब, ये डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क है तो इश्क है, ये जिंदगी में भी हर जगह काम आएगा आपके। देखिए, रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गेन। देखिए हमेशा रिस्क जो है वो हमेशा समानुपाती होता है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, गेन के। अगर आप ज्यादा रिस्क लोगे तो आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। जैसे शेयर बाजार में जोखिम बहुत ज्यादा है, तो रिटर्न भी बहुत ज्यादा है। म्यूचुअल फंड में क्या है, थोड़ा रिस्क है, क्योंकि वहां पर भी पैसा एंड ऑफ द डे आपका शेयर बाजार में लगता है। तो म्यूचुअल फंड में रिस्क थोड़ा सा कम है शेयर बाजार से, तो थोड़ा सा शेयर बाजार से कम रिटर्न है। सरकारी प्रतिभूतियों में बहुत थोड़ा सा रिटर्न है भाई, आपको एफडी से बस ज्यादा ही मिलने वाला, मतलब 5 से 6 7% आपको रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, रिस्क भी खत्म ही है, रिस्क भी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे लोग जो बिल्कुल, जो है, नॉन रिस्की प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, मतलब अलग अलग जगह निवेश करना चाहते हैं ताकि पैसा उनका ना फंसे, पैसा डूबे ना। जैसे वो बैंक में पैसा रखते हैं और बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं, वैसे आने वाले समय में हम लोग इसके अंदर डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। ये आपको बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलेगा थ्रू दिस पर्टिकुलर अकाउंट। तो इसको हम लोग नाम दे रहे हैं आरबी डायरेक्ट गिल्ट एज अकाउंट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। स्कीम की खास बातें क्या है, रिटेल इन्वेस्टर्स को गिल्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए गिल्ट का मतलब होता है चमक। जो आरबी सरकारी प्रतिभूतियां जहां खरीदी बेची जाती है उसको गिल्ट एज मार्केट के नाम से जानते हैं, इसीलिए आपको ये गिल्ट वर्ड देखने को मिल रहा है। गिल्ट का मतलब होता है शाइन या चमक। दिस वन इज अ एवरग्रीन मार्केट वेयर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर बाई एंड सेल, जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है खरीदी और बेची जा सकती है। इन्वेस्टर्स प्राइमरी ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने बोला जैसे शेयर बाजार में आईपीओ आता है, आप पहली बार आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, आईपीओ की लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही आप जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की जाएगी तो आप प्राइमरी मार्केट में ऑक्शन के जरिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। और ये आरबीआई का जो निगोशिएशन डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम होता है, उस निगोशिएशन डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग में बेसिकली आप जो है आपको उसके जरिए यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। तो ऑर्डर मैच के हिसाब से मिलेगा, आपको नहीं पता सामने वाला कौन खरीद रहा, सामने वाला कौन बेच रहा, आप आराम से उसको खरीद बेच पाएंगे। सेंट्रल बैंक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का एक्सेस भी मिलेगा आपको। और ये सारी सुविधाएं, सबसे बड़ी बात, ये सारी की सारी सुविधाएं, फैसिलिटीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आरबीआई में खाता खुलवाने के लिए आपको एक सिंगल रुपए का पेमेंट नहीं करना है। सो द बेस्ट थिंग इज दैट इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी तरह से मुफ्त है, फ्री है। कोई भी एक सिंगल रुपया आपसे आरबीआई चार्ज नहीं करेगा इस चीज के लिए, ठीक है। और यहाँ पर और सारे बेनिफिट्स मैंने यहाँ पर बता रखे हैं, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी आपके लिए मैंने बेनिफिट्स ऐड ऑन कर रखे हैं। पहले हम यही काम म्यूचुअल फंड कंपनियों की मदद से करते थे। थोड़ा सा इन शॉर्ट यहाँ पर म्यूचुअल फंड समझ लीजिएगा क्या है। शुरू हो गया शिवदास, आप निवेश कर सकते हैं। 12 तारीख को, इसी 12 नवंबर को गवर्नमेंट ने इसको शुरू कर दिया। इफ यू वांट टू परचेज, आप आज ही रजिस्टर करिए और बिल्कुल निवेश शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये शुरू हो गई इसकी। देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए इन शॉर्ट यहाँ पर। किसी दिन अलग से हम लोग देख लेंगे, बट थोड़ा सा समझ लीजिए इन शॉर्ट यहाँ पर क्या है म्यूचुअल फंड। देखिए हम लोगों को पता है यार, शेयर बाजार या गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस जगह पैसा अच्छा बनता है, ठीक है। मतलब अगर मैं सीधी सी बात करूं तो ये जो कैपिटल मार्केट है ना, जिसमें अगर मैं कहूँ बेसिकली, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, या फिर बॉन्ड मार्केट हो गया, इसमें हम लोग पैसा निवेश कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू इन्वेस्टमेंट इन दिस वन, ठीक है, हम इसमें पैसा लगा सकते हैं।
लेकिन अगर हमारे जैसे लोग जिनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, मान लेते मेरे पास 100 रुपए है और मैं इसमें निवेश करना चाहता हूँ शेयर बाजार में, तो 100 रुपए मैंने लगा तो दिए इस उम्मीद से कि 100 के 1000 हो जाएंगे। पर ज्यादातर लोगों के, चूंकि उनको पता नहीं रहता, वो लोग सुनी सुनाई बातों में पैसा निवेश कर देते हैं, ज्यादातर लोगों का पैसा डूब जाता है और 100 का पता चला जीरो ही हो गया। ठीक है, ज्यादातर लोगों के साथ ये काम होता है और इसीलिए लोग शेयर बाजार में पैसे लगाने से बिल्कुल डरते हैं। और डरना भी चाहिए, अगर आपको ठीक ठाक नॉलेज नहीं है, अगर आप बड़ी कंपनी में पैसा नहीं निवेश कर रहे हैं, छोटी मोटी गली मोहल्ले की या जो भी किसी ने पड़ोसी ने बता दिया इसमें पैसा लगा दे, उसमें लगा दे, तो पैसा डूबने का ज्यादा चांस रहता है ना। इसीलिए जैसे फेसबुक पर होते हैं म्यूचुअल फ्रेंड, मतलब कॉमन फ्रेंड होते हैं, आप दोनों लोगों के बीच में एक आपका फ्रेंड आ गया जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया म्यूचुअल फंड कंपनियां। जैसे फेसबुक पर होता म्यूचुअल फ्रेंड, वैसे हमारे लिए है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड ने क्या कहा कि सर देखो, आपको नहीं पता है कि जो है शेयर बाजार कैसे काम करता है, आप मार्केट के एक्सपर्ट नहीं हो ना, आपके पास इतना समय कि आप बाजार देख पाओ, तो आप जैसे जितने निवेशक जो शेयर बाजार में या पैसा लगाने के लिए, निवेश के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो सभी लोग क्या कर सकते हैं, वो सभी लोग, आप लोग जो है पैसा थोड़ा थोड़ा जो है वो मेरे पास जमा करिए, म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जमा करिए। और ये जो पैसा है वो हम लोग मार्केट के एक्सपर्ट बंदों को बैठा के, मार्केट के जो एक्सपर्ट बंदे हैं उनको पोर्टफोलियो मैनेजर्स या फंड मैनेजर्स कहते हैं, अब एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स को बैठा करके आपका पैसा शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड या डेट मार्केट, बॉन्ड मार्केट, क्रेडिट सिक्योरिटी मार्केट, अलग अलग तरह के मार्केट होंगे, उसमें हम निवेश करेंगे। वहां से जो रिटर्न बनेगा उसमें से हम अपना 1-2% जो भी कमीशन होगा आपके फंड के हिसाब से, उसमें हम 1-2% अपना कमीशन लेंगे। बाकी का जो रिटर्न बनेगा आपके निवेश के हिसाब से, आपको उसका पैसा जो है आपका रिटर्न आपको दे दिया जाएगा। और इसीलिए आज की डेट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना काफी आसान है। गवर्नमेंट भी म्यूचुअल फंड को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स जो है म्यूचुअल फंड में भी ज्यादा अपना पार्टिसिपेशन करें। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में भी इसीलिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ाने की बात कही जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको फुल प्रमोशन सेबी की तरफ से मिल रहा है। अब इसमें भी दो तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट के, एक होता है एसआईपी, एक होता है लंपसम। लंपसम का मतलब समझिएगा और एसआईपी का मतलब समझिए। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इस म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में क्या होता है, आप इंस्टॉलमेंट में, जैसे आप आरडी करते हैं बैंक में, रिकरिंग डिपॉजिट, इसको आरडी की तरह समझिए। आप छोटे छोटे अमाउंट में आप मिनिमम 500 रुपए से एसआईपी अपनी शुरू कर सकते हैं, 500 रुपए से म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, मैक्सिमम तो जितना पैसा चाहे आप उतना पैसा लगा सकते हैं। एसआईपी में आप मंथली कुछ पैसा जो है म्यूचुअल फंड के अंदर लगा सकते हैं। लमसम में क्या होता है, आप ये एफडी की तरह होता है, आप एफडी में वन टाइम एक साथ पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, वन शॉट या वन टाइम एक साथ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे बैंक में आप एफडी कराते हैं तो एक साथ पैसा रखते हैं, यहाँ पर एक साथ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर आपको बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट फिर से अलग से बढ़ाइए। ठीक है, ये तीन तीन चीजें आपको देखने को मिलती हैं और इसमें भी तीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलता है। एक हमको देखने को मिलता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो हमारे देश में जो शेयर बाजार में जो कंपनियां हैं उनको तीन सेगमेंट में बांट दिया था, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप मतलब जो देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, मतलब देश की 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक की जो कंपनियां हैं, उनको जो है 100 नंबर तक की टॉप 100 जो कंपनीज हैं उनको हम लार्ज कैप में रखते हैं। उसके बाद मिड कैप में आती हैं 101 नंबर से लेकर के, मिड कैप में आती हैं 101 नंबर से लेकर के 250 नंबर तक की जो कंपनियां आती है, इनको मिड कैप कंपनियां कहते हैं। इसका मार्केट कैप छोटा होता है, मार्केट साइज छोटा होता है। कैप मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई मार्केट में कितने शेयर हैं, शेयर का प्राइस कितना है, इस हिसाब से इसको निकालते हैं। और 251 से ज्यादा जितनी कंपनियां हैं, 251 से ऊपर जितनी भी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड, तकरीबन 5,500 तक कंपनियां लिस्टेड हैं बीएससी के अंदर, तो ये इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब कभी भी आप म्यूचुअल फंड देखेंगे तो उसमें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। आप बिल्कुल नहीं रिस्क लेना चाहते हैं, बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप फंड है। थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, ये है। ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो ये सबसे ज्यादा रिटर्न इसमें, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो दिस वन इज इन अ शॉर्ट अबाउट म्यूचुअल फंड। तो पहले हम क्या करते थे,
जब हम म्यूचुअल फंड कंपनियों को पैसा देते थे, तो ये देखिए हमारे जैसे निवेशक हैं, पैसा इकट्ठा किया, फंड मैनेजर है, उसने सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया, पैसा बनाया और फिर वो रिटर्न आपको वापस दे देता। तो पहले जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हम लोग पैसा लगाते थे, म्यूचुअल फंड कंपनियों की मदद से लगाते थे। उसमें वो सरकार के बॉन्ड में पैसा निवेश करते थे, उसमें 1-2% अपना कमीशन खाते थे। अब आप क्या कर सकते हैं, सीधे गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा निवेश कर सकते हैं, क्योंकि वो 100% सिक्योर है, तो हमें म्यूचुअल फंड वालों की क्या जरूरत है। अब जो चीज 100% सिक्योर है, उसमें हमें किसी एक्सपर्ट की कोई जरूरत नहीं है। सीधे खाता खुलवाएंगे आरबीआई में एंड डायरेक्टली वी कैन डू इन दिस वन। ठीक है। हाँ सर, डीमेट अकाउंट आरबीआई का ही है। हाँ, देखिए, जो आरबीआई डायरेक्ट रिटेल डायरेक्ट अकाउंट है वो आरबीआई का है। जो डीमैट खाता होता है वो अलग चीज होती है। डीमैट खाता तो शेयर बाजार में निवेश के लिए, बाकी जगह के निवेश के लिए इशू यूज किया जाता है। जो आरबीआई का जो गिल्टेज अकाउंट है, दैट इज फॉर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह हैं, उनमें केवल इन्वेस्टमेंट के लिए इनको यूज किया जा सकता है। जैसे ये मैंने आपको दिखाया, आरबीआई आरबीआई का जो आरडीजे अकाउंट है, दैट इज रिटेल डायरेक्ट गिल्टेज अकाउंट। आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर आपको इसमें से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा। ठीक है, मैं आपके आउट डाउट्स क्लैरिफाई करूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो भी आपके लिए पोस्ट। ठीक है। पॉलिटी का सेशन हम लोग नेक्स्ट वीक से करेंगे। इस वीक में थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक्स के जो इश्यूज हैं कुछ, है ना, उनको जो है कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।